नमस्कार प्यारे दोस्तों, कम इन आ जाइए, सभी लोग आ जाइए। स्वागत है सभी का। आ जाइए, कौन कौन आइए, कमेंट कीजिए प्लीज। कमेंट कौन कौन बंधु जुड़े हैं। हेलो, कौन 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 बंधु जुड़ रहे हैं, प्लीज कमेंट कर दीजिए प्यारे दोस्तों। हाँ, कमेंट तो कर रहे हैं। ममता शर्मा, कमल कुमार पूनिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आज विमर्शी लोकतंत्र का सिद्धांत पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? विमर्शी लोकतंत्र, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। ये कहाँ आया, क्यों आया, पूरी चीजें देखनी है। और थोड़ा सा बेटा गहनता के साथ पढ़ना है, पेपर भी तो वैसा आ रहा है ना। और आप लोग, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे। और बाल दिवस की आपको मैं पहले एडवांस में शुभकामनाएं दे देता हूँ। और चलते हैं, पहले विमर्शी लोकतंत्र पर देखते हैं। विमर्शी लोकतंत्र, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है ना। विमर्शी लोकतंत्र क्या होता है, पहले ये जानना। इसका मतलब है शासन में जनता का विचार विमर्श, जनता से विचार विमर्श व सहभागिता। सिंपल सा है ये मतलब। यानी कि ये सिद्धांत कहता है शासन में जनता से विचार विमर्श किया जाए और उसकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए। तो ये तो बेसिक अर्थ तो पता रहना चाहिए। ये विचार विमर्श की बात करता है कि जनता के साथ विचार विमर्श किया जाए शासन की नीतियों को लेकर, और जनता की शासन में सहभागिता भी हो। हर निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी हो, यानी कि शासन निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी हो। अब ये सिंपल सा अर्थ तो आपको पता चल गया हो गया, सबको चल गया ना ये तो। अब ये क्या ना, कॉपी पेन लेके लिख लिया करो। आप क्या करते हो ना, हम तो रटेंगे। अब ये क्या रटना है? विमर्शी लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेलिबरेटिव कहते हैं, और इसका मतलब है कि शासन में जनता से विचार विमर्श किया जाए और निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ये बात बोलता है। अब ये आया क्यों? अब दूसरा क्यों आया भाई, ये आया क्यों, क्यों आया, क्यों उत्पन्न हुआ, इस पर चर्चा कर लेते हैं। ये उत्पन्न हुआ था वियतनाम संकट के कारण अमेरिका में। ये इसका मेन कारण था वियतनाम संकट। वियतनाम संकट आप सब लोगों को पता है, नहीं जानते तो मैं फिर रिवाइज कर देता हूं, तनाव नहीं लेना। आपको पता है कि वियतनाम लौकी के आकार का है। यहाँ पर बेसिकली क्या है कि वियतनाम में जो था, वहां के नेता थे बेसिकली हो चिन मिन्ह, वो उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर साम्यवाद की स्थापना कर दी थी। हो चिन मिन्ह ने यहाँ पर साम्यवाद की स्थापना कर दी, जो वास्तव में वो साम्यवादी थे।
अब जैसे ही यहाँ साम्यवाद की स्थापना की तो अमेरिका को बड़ी चुभन हुई कि वियतनाम में साम्यवाद का मतलब है पूरे पूर्वी एशिया में साम्यवाद आ जाएगा और पूंजीवाद का प्रभाव कम हो जाएगा। उस समय सोवियत संघ और अमेरिका में वैसे भी शीत युद्ध चल रहा था, तो अमेरिका ने बड़ी चाल चली और चाल चल के एक दक्षिणी वियतनाम की स्थापना फ्रांस के सहयोग से करवाई। दक्षिणी वियतनाम की किसकी की? दक्षिणी वियतनाम की। और यहाँ पर कहने को तो ये दक्षिणी वियतनाम था, लेकिन यहाँ के राजा थे तो उसके नेतृत्व में थी, लेकिन देखा जाए पूरा प्रशासन अमेरिका चलाता था, सेना भी अमेरिका की थी, प्रशासन सेना सब क्या था? यूएसए का था। तो ये बड़ी समस्या थी। यूएसए ने ये सारी सेना वेना भेजी थी एक सिद्धांत के तहत, डोमिनो सिद्धांत के तहत, ध्यान भी होगा आपको। अब इस डोमिनो सिद्धांत के तहत पूरा ये सेना प्रशासन का जखीरा उसने दक्षिणी वियतनाम में लगा दिया, लेकिन दक्षिणी वियतनाम में जनता की भागीदारी नहीं थी। हो चिन मिन्ह के साथ तो जनता साथ थी, यहाँ तो जनता साथ थी, लेकिन यहाँ पर जनता साथ नहीं थी। इसलिए अमेरिकी प्रशासन का खर्च बढ़ता चला गया, यहाँ की सेना भी हताहत होने लगी। जब अमेरिकी प्रशासन का खर्च बढ़ने लगा तो अमेरिकी सरकार निरंकुशता अपनाने लगी, अपनी जनता पे कर लादने लगी, और देखा जाए तो अमेरिका के अंदर भी समस्याएं आ गई। तो वियतनाम संकट के कारण अमेरिका का जो रक्षा बजट है, वियतनाम संकट के कारण अमेरिका का बजट हिलने लगा और वह जनता पर कर लगाने लगी। जनता पर कर लगाने लगी और जनता और युवाओं में बेरोजगारी बढ़ने लगी। मंदी की स्थिति आने लगी। अब ऐसी स्थिति हो गई, अब क्या करें? वास्तव में कहते थे कि इस काल में अमेरिका का युवा वायलिन बजाता घूमता था और नशा पत्ती करता घूमता था। ये हालत थी। जैसे आज राजस्थान के युवाओं में मैं देख रहा हूं, लेकिन राजस्थान में बीजेपी सरकार नहीं बनती ना, तो वास्तव में स्थिति उलट गई होती। यहाँ के भी बच्चे भी, युवा भी वायलिन बजा रहे होते, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने पेपर चोरी कर करके बिल्कुल ही हताशा पैदा कर दी थी। कुछ लोग ही पास होते थे। हालांकि मैं इसके लिए बीजेपी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पेपर चोरी पर रोक लगाई है, और नहीं तो अन्यथा कह रहा हूं कि वही स्थिति हो जाती कि वैकेंसी निकलती और वहीं पर उसका सौदा हो जाता, और आज कोई भी बच्चा तैयारी नहीं कर रहा होता। आप कहते हैं पेपर जटिल आ रहा है, मैं कहता हूं पेपर व्यवहारिक हो रहा है, पेपर में समझ आ रही है, और वास्तव में पेपर बहुत अच्छा आ रहा है। पेपर इसी प्रकार का बनना भी चाहिए ताकि बच्चों के अंदर समझ विकसित हो, उनके व्यक्तित्व का निर्माण हो, और वो अच्छे से आने वाली पीढ़ी को पढ़ा सकें और भारत एक विकसित राष्ट्र बन सके। अगर आपके अंदर ये ज्ञान नहीं रहेगा, खाली नौकरी से रोटी तो कुत्ता भी खाता है, लेकिन जब ज्ञानी व्यक्ति होगा, वो अध्यापन का कार्य करेगा, उसी से भारत का निर्माण होगा। दोस्तों, ये चीज समझने की है। यहाँ की भी वायलिन बजाते घूमते थे युवा, और वास्तव में हताशा ही हताशा चारों तरफ थी। ऐसे समय में वहां के जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने विमर्शी लोकतंत्र की मांग की। ऐसी हताशा को दूर करने के लिए विद्वानों ने विमर्शी लोकतंत्र की मांग की। किसकी मांग की? विमर्शी लोकतंत्र की। ये आपको ध्यान रखना है, विमर्शी लोकतंत्र मांग लिया। अब विमर्शी लोकतंत्र की मांग कर दी इन लोगों ने, तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए। तो अब विमर्शी लोकतंत्र की मांग की तो कौन कौन से विद्वान हैं, उन्होंने क्या क्या मांग की, तो उसी से इसके तत्व भी आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं गहनता के साथ बता रहा हूं, तो मेरा निवेदन है प्यारे दोस्तों, आप भी उसी वे से पढ़ लेना ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए।
अब ये मत सोचना कि किसी ने कॉन्सेप्ट नहीं समझाया, मैं तथ्य नहीं देता हूं, मैं कॉन्सेप्ट के साथ तथ्य देता हूं। आप उसी वे से पढ़ेंगे और यहां से इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो 101% होगा, लेकिन आपकी समझ अगर पूरी होगी तभी। तो आपसे निवेदन मैं फिर करता हूं कि आप इसे अच्छे से समझें और आने वाले एग्जाम में ये साबित कर दें कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। अगर आप समझेंगे तो क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा। अब देखते हैं समर्थक और विचारक, समर्थक और बुद्धिजीवी क्या कहते हैं, कौन कौन है, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब विमर्शी लोकतंत्र यानी कि जो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया, तो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी शब्द का प्रयोग करने वाले पहले विद्वान थे, शब्द एक नंबर विद्वान डाल रहा हूं, शब्द का प्रयोग करने वाले पहले विद्वान थे जोसेफ एम बेसेट। जोसेफ एम बेसेट ये थे पहले विद्वान। इनकी किताब भी थी डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, द मेजोरिटी प्रिंसिपल इन रिपब्लिकन गवर्नमेंट। अब ये भी याद करनी है, इन्होंने एक प्रयोग किया और इन्होंने कहा निर्णय प्रक्रिया में जनता की सहभागिता होनी चाहिए। निर्णय प्रक्रिया में जनता की क्या होनी चाहिए, सहभागिता। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। पहले जो विचारक थे जोसेफ एन बेसेट थे। नंबर एक, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा प्यारे दोस्तों। अब आप लिखा भी करो, मैंने कहा ना लिख लिख के मजेदार याद करो, हंसा करो, लिखा करो, पढ़ा करो, और क्या है, कुछ भी तो नहीं है पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, कुछ छोटी छोटी थिंकर हैं जिनको आप पढ़ लेंगे। अब आप कहते हैं सर हमने तो रटेंगे, रटना नहीं है ना, समझना है और दूसरे को मस्त होकर सुना देना है, चाहे बच्चे वाले को सुनाना, चाहे चाय वाले को सुनाना, चाहे मम्मी पापा को सुना देना। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा थिंकर भी आपके सामने आ रहा है। दूसरा है जेम्स फिस्किन। क्या नाम है, जेम्स फिस्किन। चलिए भाई, जेम्स फिस्किन देख लेते हैं भाई। ये कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता की शासन में भागीदारी, लोकतंत्र में शासन में जनता की भागीदारी फिल्टर का काम करती है। फिल्टर तो देखा जैसे चाय छालनी होती है कि गंदगी को साफ कर देती है। अगर जनता भागीदार होगी तो कमियां बताएगी, कमियां बताएगी तो कमियां दूर होंगी, दूर होंगी तो फिल्टर का काम कर दिया ना जनता ने। भाई नई जनता भागीदार होगी तो कमियां ही पता नहीं चलेंगी। जैसे आप क्लास अटेंड करोगे नहीं और मैं खाली रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, तो भाई उससे पता क्या चलेगा मेरी क्लास में कमियां क्या हैं। अब आप कमेंट करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, उसी से तो कुछ जानकारी प्राप्त होगी। यही बात वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं लोकतंत्र में शासन में जनता की भागीदारी फिल्टर का कार्य करती है। ठीक है,
किसका कार्य करती है? फिल्टर का। अब ये किसने कहा, ये पूछेंगे तो फिर कहेंगे हमें तो नहीं पता, ऐसा नहीं करना है। तो जेम्स फिस्किन का ये ध्यान रखना है। फिर ये क्या कहते हैं, लोकतंत्र के यानी कि विमर्शी लोकतंत्र के 5 तत्व बताते हैं। विमर्शी लोक पहला है सूचना, दूसरा है पर्याप्त संतुलन। संतुलन भी होना चाहिए। पहले तो सबके पास सूचना पहुंचनी चाहिए। दूसरा, कोई भी एक सर्वोच्च नहीं होना चाहिए, भाई एक ही आदमी चौधरी हो गया, दूसरे की बात ही नहीं। संतुलन होना चाहिए। गुटबाजी है तो भी संतुलन, विभिन्न प्रकार के गुट होने चाहिए, एक गुट सर्वोच्च नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति सर्वोच्च नहीं होना चाहिए। और सूचना क्या होनी चाहिए? आदान प्रदान होनी चाहिए, यानी कि शासन संबंधी नीतियों की जानकारी जनता को भी मिलनी चाहिए। तो ये। अब तीसरा क्या कहते हैं? विविधता। विविधता भी होनी चाहिए भाई। अब ये नहीं एक जैसा ढांचा, एक जैसे सारा शासन व्यवस्था, नहीं। शासन में फ्लेक्सिबिलिटी हो, परिवर्तन भी हो सके परिवर्तितियों के अनुरूप। चौथा क्या है? कर्तव्य निष्ठा। भाई जो भी अधिकारी काम करे वो कर्तव्यनिष्ठ हो, अपने कर्तव्य का पालन करे, हम अधिकारों से ज्यादा कर्तव्यों पर ध्यान दें। ये। पांचवा क्या है? समान विचार। सभी लोग लोकतंत्र पर सहमत हों। अब ये ना हो कुछ लोग तो उल्टी सीधी बातें करें, नहीं निरंकुशता होनी चाहिए और तभी प्रगति होती है, नहीं। लोकतंत्र में जनता की सहभागिता में सभी लोग आस्था रखने वाले होने चाहिए। तो 5 तत्व बताए: सूचना, पर्याप्त संतुलन, विविधता, कर्तव्य निष्ठा, समान विचार। तो ये पांचों तत्व आपको ध्यान रहने चाहिए। हाँ, याद हुए कि नहीं हुए? लिख लो ना पांचों को, क्या दिक्कत आ रही है? सूचना, पर्याप्त संतुलन, विविधता, कर्तव्यनिष्ठता और समान विचार। अब पूछेगा कौन सा किसने नहीं बताया? सर हमने तो पढ़ा नहीं था, रटा गया नहीं था, ऐसे हो गया। अरे 5 तत्व याद नहीं होते? अरे इतने बड़े आप आदमी और आपको 5 एलिमेंट याद नहीं हो, फिर क्या फायदा जीवन जीने का? तो थोड़ा संघर्ष करो मेरे दोस्तों, इतना सा तो याद कर लो। और एक अपने दोस्तों को जोड़ो। कुछ लोग तो इतने निकम्मे हो रहे हैं, पढ़ते नहीं है। मुझे दुख तब होता है जब वैकेंसियां खाली जाती हैं। कोई बात नहीं, वैकेंसी तो पूरी भरें। एक तरफ हम चिल्लाते थे वैकेंसी नहीं आती है, वैकेंसी नहीं आती, अब चारों तरफ वैकेंसियां हैं। लेकिन दुखद ये है कि 40% वाले नहीं मिल रहे। यूपी में भी, बिहार में भी, एमपी में भी ये स्थिति आ गई है और राजस्थान में भी ये स्थिति आ गई है। मर डूबने वाली है। लालत है हमारी योग्यता पर, लालत होना है हमारे युवा होने पर, अगर ये सीटें खाली रहती है। तो मैं कहता हूं कि अपने कीचड़ में मगर मुंह धो के आना। अगर 40% नंबर नहीं आए तो ऐसा मत करना, आप मेहनत करना। चलिए तीसरा देखते हैं, जोशुआ कहेन। ये भी हंटिंगटन से जुड़े हुए थे। जोशुआ कोहेन ये हंटिंगटन के शिष्य थे, ये भी ध्यान रख लेना, रखते हो तो। हंटिंगटन, एसपी हंटिंगटन के शिष्य थे, ये भी ध्यान रह जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं भाई। अब ये जोशुआ कोहेन भी क्या किताब लिखते हैं? गुड पॉलिटी। कौन सी बुक लिखते हैं? गुड पॉलिटी। 1989 में लिखी थी। मैं पेन बदल देता हूं, लो भाई। इनकी बुक कौन सी है? गुड पॉलिटी। 1989। 5 तत्व बताते हैं विमर्शी लोकतंत्र के। ठीक है ना? अब वो कौन कौन से हैं? पहला तो दबाव समूह स्वतंत्र होने चाहिए। स्वतंत्र समूह का मतलब स्वतंत्र समूह या स्वतंत्र दबाव समूह। दबाव समूह दलों से जुड़े नहीं होने चाहिए। ये कहते हैं बिल्कुल वो स्वतंत्र होने चाहिए। ये यानी कि दलों से निर्भर नहीं होने चाहिए, दलों पर निर्भर नहीं। भारत की तरह, जैसे भारत में दलों पर निर्भर है ना, ऐसे नहीं होने चाहिए, दल से स्वतंत्र होने चाहिए। अब इसका मीनिंग भी समझना। अब कई बार सेंटेंस बड़ा आ गया तो आपने सिर्फ ये याद किया, तो इसका मीनिंग पहले समझना। किसी भी सेंटेंस का अर्थ, इसका मतलब है कि दबाव समूह दलों से नहीं जुड़े होने चाहिए और वो स्वतंत्र होने चाहिए, अपने जो सदस्य के लोगों के हितों के लिए काम करने चाहिए, दल के प्रति प्रतिबद्धता नहीं होनी चाहिए। जैसे भारत में तो दल से जुड़े हुए हैं, एबीवीपी अलग दल से जुड़ा हुआ है और एनएसयूआई भी दल से जुड़ा हुआ है, ऐसे नहीं होने चाहिए। वहां अमेरिका में होता भी स्वतंत्र है, वहां दलों पर निर्भर नहीं रहते, तो ऐसे होने चाहिए अमेरिका जैसे।
आ गया समझ? अब दूसरी बात क्या कहते हैं ये, दूसरा ध्यान रखना, ए बता दिया। अब बी एलिमेंट क्या बताते हैं, निर्णायक कार्रवाई की क्षमता, निर्णायक में कार्रवाई की क्षमता। अब मैं इसका भी बहुत सरल उदाहरण दे देता हूं। निर्णायक में कार्रवाई की क्षमता, भजन लाल नहीं होने चाहिए, मोदी होने चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं? भजन लाल की तरह ये नहीं है बस घूमते रहो, कल करूंगा परसों करूंगा, नहीं भाई अभी महिलाओं को आरक्षण दिया, बाद में कह रहा है मुझे तो ध्यान नहीं, अभी नहीं होगा, बाद में होगा, ऐसे नहीं। जो निर्णायक है, जो हेड है, उसमें निर्णय करने की क्षमता भी होनी चाहिए, कार्रवाई करने की क्षमता होनी चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए। अभी तक आरपीएससी के मेंबर पकड़े गए, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, एक्शन नहीं लिया गया कईयों के खिलाफ, तो वो पूरी क्षमता हो निर्णायक में, तुरंत डिसीजन, एसआई पर डिसीजन बड़ा लेट हुआ, अभी तक भी स्पष्टता नहीं आई, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। निर्णायक वही जो तुरंत डिसीजन ले ले, यस या नो जो भी है, तो तभी काम चलता है। अब तीसरा एलिमेंट क्या है, वो आपको ध्यान रखना है, समानता, कि जनता में नकारात्मक समानता होनी चाहिए। कौन सी समानता की बात कर रहे हैं, नकारात्मक, यानी कि सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। चौथा, सर्वसम्मति होनी चाहिए। सर्वसम्मति यानी कि सभी निर्णयों पर सामान्य इच्छा से देखें तो सहमति दें, भाई काम अच्छा है, यानी कि गुड वर्क करें। सर्वसम्मति का मतलब यहाँ सामान्य इच्छा से है, कि भाई सामान्य इच्छा से काम करें सभी लोग। किससे काम करें, सामान्य इच्छा से, ये है इसका अर्थ पहले समझना है। सर्वसम्मति का मतलब क्या है, सामान्य इच्छा। फिर आगे देखते हैं, एक और इन्होंने कहा बहुमत निर्णय, कोई भी निर्णय करें अल्पमत वाला निर्णय ना हो, बहुमत की सहमति से आधार पर ही निर्णय हो। तो ये 5 एलिमेंट जोशुआ कहुन ने बताए, तो पांचों एलिमेंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। पहला कौन सा बताया, स्वतंत्र दबाव समूह। दूसरा कौन सा बताया, निर्णायक में कार्रवाई की क्षमता। तीसरा कौन सा बताया, समानता। चौथा सर्वसम्मति। पांचवा बहुमत निर्णय। फिल्टर वाली बात किसने कही थी, फिस्किन ने कही थी। फिस्किन ने 5 तत्व कौन से बताए थे, तो वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। फिस्कन ने 5 तत्व कौन से बताए थे, ये आपको ध्यान रहने चाहिए। फिस्कन ने 5 तत्व बताए थे, सूचना, पर्याप्त संतुलन, विविधता, कर्तव्यनिष्ठा, समान विचार। जबकि इसने भिन्न बताए जोशुआ कोहेन ने, तो वो आपको ध्यान जब तक नहीं रहेंगे ना, तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो जोशुआ कोहेन ये 5 तत्व बताता है, तो बहुमत निर्णय, तो ये आपको ध्यान रखने चाहिए। अब जोशुआ कोहेन के बाद अगला आते हैं यूर्जेन हेबरमास। हेबरमास आप जानते हैं नव मार्क्सवादी विचारक है, ठीक है ना, जिन्होंने किताब भी लिखी थी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर, याद हो तो आपको याद भी होगा। तो अगला हम थिंकर देखते हैं यूर्जेन हेबरमास। यूर्जेन हेबरमास ये नव मार्क्सवादी विचारक हैं, और ये भी विमर्शी लोकतंत्र के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। इन्होंने और भी कॉन्सेप्ट दिए, अगर आप देखेंगे तो इन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की संकल्पना दी, वो तो इसी से जुड़ी हुई है। फिर इन्होंने अपना वेदता के संकट की संकल्पना दी थी, जो आपको ध्यान होगी मेरे हिसाब से, वेदता के संकट की संकल्पना भी इन्होंने दी थी। हेबरमास का नाम तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो हेबरमास जो नव मार्क्सवादी विचारक हैं, वेदता के संकट की संकल्पना देते हैं। इन्होंने विमर्शी लोकतंत्र के बारे में भी कहा। तो विमर्शी लोकतंत्र के बारे में ये जो कहते हैं अपनी पुस्तक के बारे में चर्चा अपनी पुस्तक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर में करते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैं पूरा समझा दूंगा आपको। अब यानी कि इन्होंने पब्लिक स्फीयर का मतलब सार्वजनिक क्षेत्र है। अब ये सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, अब ये सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा देते हैं। अब सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा क्या है, ये वास्तव में नागरिक क्षेत्र को, नागरिक समाज को ही सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। नागरिक समाज क्या है, जो जनता से बनता है, गैर सरकारी विभाग, गैर सरकारी समाज, यानी कि आम जनता वाला भाग, जिसको ईस्टर्न ने पर्यावरण कहा था। जैसे हम लोग हैं जो सरकार में नहीं है, सरकार से इतर समाज,
तो उसको ये नागरिक समाज को सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। किसको कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र नागरिक समाज को। वो कहते हैं नागरिक समाज पर आज ब्यूरोक्रेसी की चल रही है और पूंजीवाद की चल रही है। ब्यूरोक्रेसी और पूंजीवादी नीतियां हावी हो गई हैं। ब्यूरोक्रेसी और पूंजीवाद हावी हो गया है और इसलिए व्यक्ति की सत्ता समाप्त हो गई है। किसकी समाप्त हो गई है? व्यक्ति की सत्ता। और वास्तव में किसकी चलनी चाहिए नागरिक क्षेत्र में? कहते हैं व्यक्ति की चलनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे आज हम कर क्या रहे हैं? मीडिया से और नौकरशाही से प्रभावित होकर सारे काम कर रहे हैं। कहाँ प्लॉट खरीदना है, कहाँ रहना है, नौकरशाही बताती है, पूंजीवादी लोग बताते हैं क्या अच्छा है, कौन सा चैनल चलाना है, कौन सी टीवी खरीदनी है, सब हम कौन सी कोचिंग करनी है, सब ये नौकरशाही बाजारवाद की नीतियां, मीडिया की नीतियां बता रही है। जो दिखेगा वो बिकेगा। ये क्या है? बाजारवाद है, पूंजीवाद है। पूंजीवाद इतना ज्यादा हो गया, गलत चीज का भी कहते हैं। हिटलर ने कहा था अगर झूठ का भी 100 बार प्रचार करो तो सच बन जाता है। तो वो प्रचार कर करके झूठे लोग कामयाब हो गए। यूट्यूबर देखो, तो वास्तव में कहते हैं ना कि आज कमर हिलाने वाले, झूठ बोलने वाले, स्ट्रेटजी बनाने वालों के ज्यादा सब्सक्राइबर है, जो पढ़ाते ही नहीं है। मेरे एक मित्र हैं, मैं ज्यादा नहीं कहता, मैं अपने कंप्यूटर का नाम लेता, वो तो अवध प्रताप ओझा जी का नाम सुना होगा, हिस्ट्री पढ़ाते हैं। मेरे अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन वो उल्टी सीधी बातें कर करके उनके मिलेनियम में सब्सक्राइबर है। चुनाव भी लड़ा था उन्होंने आम आदमी पार्टी से, लेकिन उन्हें हिस्ट्री का एबीसीडी नहीं आता। हिस्ट्री पर कितनी वीडियो हैं उनके चैनल पे। हाँ, स्ट्रेटेजी जरूर बनाएंगे रोज, आईएएस की ऐसी रणनीति होती है, आईएएस की ऐसी होती है, उसकी ऐसे होती है। यही काम रह गया क्या हमें? अब उनके क्या सब्सक्राइबर, जब उनको आता नहीं है, हमें हिस्ट्री पढ़ने आए हैं क्या रणनीतियां बनाने? रणनीति तो आप बनाएंगे, मैं क्या रणनीति बनाऊंगा? भाई मैं तो गाइड ही तो कर सकता हूं आपको। अब आपकी मैं 24 घंटे थोड़ी ना नियंत्रित कर सकता हूं। भाई घर पे कितने घंटे पढ़ोगे ये तो आप तय करोगे ना। कौन सा समय पढ़ोगे ये भी आप तय करोगे और आपकी घर की परिस्थितियां तय करेंगी। अब मैं कहूं कि भाई ठीक है विमान पे जाके पढ़ना चाहिए, तो आपकी घर की परिस्थितियां अलाउड नहीं करती, तो कैसे करेंगे? तो वो तो आप ही तय करेंगे। लेकिन आज समय ऐसा आ गया कि पूंजीवाद ज्यादा हावी हो गया, और ये पूंजीवाद हावी होने के कारण व्यक्ति की सत्ता खत्म हो गई। तो कहता है वापिस व्यक्ति की सत्ता स्थापित की जाए। क्या कहता है? इनका कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र में व्यक्ति की सत्ता स्थापित की जाए। किसकी स्थापित की जाए? व्यक्ति की सत्ता स्थापित की जाए। ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है। इनका कहना है सार्वजनिक क्षेत्र में किसकी सत्ता स्थापित की जाए? व्यक्ति की। आगे ध्यान में रखना है, आगे क्या कहता है वो भी छोटा सा समझ लेना। ये कहता है कैसे व्यक्ति की सत्ता स्थापित होगी? वो कहता है आदर्श भाषण की स्थिति स्थापित की जाए। व्यक्ति की सत्ता के लिए इनका कहना है कि व्यक्ति की सत्ता के लिए, अब ध्यान से सुनना हर चीज को, स्थापित करने के लिए आदर्श भाषण स्थिति, मैं पेन बदल के लिख देता हूं, आदर्श भाषण स्थिति, आइडियल स्पीच सिचुएशन स्थापित किया जाए। ठीक है? आदर्श भाषण स्थिति स्थापित
किया जाए, ये बेसिकली कहना है। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि आदर्श भाषण की स्थिति क्या है, वो भी आपको पता रहनी चाहिए। कहता है आदर्श भाषण की स्थिति कब स्थापित होगी, वो कहता है जब संवाद हो, निर्णय प्रक्रिया, शासन निर्णय में संवाद हो, तर्कपूर्ण सहमति हो, तब जाके कहीं ना कहीं हो। तो कहता है आदर्श भाषण की स्थिति तब स्थापित होगी जब निर्णय में संवाद और तर्कपूर्णता हो। भाई निर्णय में जनता से पूछा जाए और तार्किक वे से काम किया जाए, हर का जवाब तार्किक से दिया जाए, ये बेसिकली कहता है। फिर ये क्या करता है कि आदर्श भाषण स्थिति के 5 तत्व भी बता देता है, वो 5 तत्व भी ध्यान रखने हैं। तो आदर्श भाषण स्थिति के 5 तत्व यानी कि विमर्शी लोकतंत्र के 5 तत्व, इसको ही क्या कह सकते हैं, विमर्शी लोकतंत्र। अब ये एक ही मतलब है। अब ये आदर्श भाषण स्थिति क्या है, विमर्शी लोकतंत्र के 5 तत्व बताते हैं। अब लिख लेना इसको, फिर बाद में आदर्श भाषण की संकल्पना किसने दी, क्या दी, रोना घूमना शुरू नहीं करना है। तो वो पांचों के पांचों ध्यान रखना है और इनको लिख के रखना है, और फिर एक बार लिखकर मुझे व्हाट्सअप भी करना है। ये सब काम करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। मेहनत करो, हिम्मत मत हारो। कहते हैं ना कि जो करेंगे वही आगे बढ़ेंगे, जो मेहनत करेंगे वही आगे बढ़ेंगे। तो जब मेहनत करना सीख लेंगे तो दोस्तों हम आगे कैसे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं। चलिए 5 तत्व भी देखते हैं क्या क्या बताया। समानता, समानता पर सभी देते हैं। समानता, स्वतंत्रता, तर्कशीलता, ठीक है ना, और सत्यता, ट्रुथनेस होनी चाहिए। पांचवा बल प्रयोग का अभाव। अब मैंने आपको कितने थिंकर बता दिए, 3 4 बता दिए। पहला मैंने क्या बताया, जोसेफ एंड बेसेट बताया था, समर्थक। ठीक है ना। अब देखो वापिस, यूर्जेन हेबरमास कौन सा है। अब एक तीसरा था ना, दूसरा मैंने पहला वाला देखते हैं। पहला कौन सा बताया था, जोसेफ एम बेसेट। दूसरा कौन सा बताया था, जो जेम्स फिस्किन। तीसरा कौन सा बताया था भाई, जोशुआ कोहेन। चौथा कौन सा बताया भाई, यूर्जेन हेबरमास। तो 4 मैंने आपको बता दिए हैं। चारों थिंकर के बारे में ढंग से समझ लेना और ढंग से याद कर लेना। साथियों कचरा करने से कोई लाभ नहीं है। जहां कचरा करने की जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कचरा करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये यूर्जेन हेबरमास नव मार्क्सवादी थे। विमर्शी लोकतंत्र के बारे में किस किताब में कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर में कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर में ये क्या कहते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र किसको कहा था इन्होंने, नागरिक समाज को कहा था। ठीक है ना। अब नागरिक समाज को उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र कहा, और कहा क्या कि आज पूंजीवाद में हो क्या रहा है, वैश्वीकरण के युग में, पूंजीवाद में या वैश्वीकरण में आज नागरिक समाज पर ब्यूरोक्रेसी, नौकर साहब बताते हैं, उनका प्रभाव चल रहा है, पूंजीवादियों का चल रहा है, जनता की नहीं चल रही है। देख लो आज पूरा समाज में हम निर्णय लेते हैं, या तो नौकरशाही बताती है यहाँ रहना है यहाँ नहीं रहना। दूसरा जो है वो सिस्टम आ गया कि बेसिकली हमें सारी चीजें कौन बता रहा है, नौकर साहब बता रहे हैं, या पूंजीवादी बाजारवाद बता रहा है, झूठी मार्केटिंग। तो ये कहते हैं, तो कहते हैं इस नागरिक समाज में जनता का नियंत्रण होना चाहिए, व्यक्ति की सत्ता स्थापित होनी चाहिए। व्यक्ति की सत्ता स्थापित करने के लिए कहते हैं क्या होना चाहिए, आदर्श भाषण की स्थिति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आदर्श भाषण की स्थिति। अब आदर्श भाषण की स्थिति का मतलब क्या है, विमर्शी लोकतंत्र। अब कहते हैं विमर्शी लोकतंत्र कब होगा, जब शासन में जनता की सहभागिता होगी, तर्कपूर्णता होगी। फिर विमर्शी
लोकतंत्र के यानी कि आदर्श भाषण स्थिति के 5 तत्व भी बता देते हैं, समानता भी बता देते हैं, स्वतंत्रता भी बता देते हैं और साथ में तर्कशीलता भी बता देते हैं। और देखा जाए तो तर्कशीलता के अलावा क्या बताते हैं? तर्कशीलता और बल प्रयोग का, सत्यता और बल प्रयोग का अभाव, तो वो भी बता देते हैं भाई। तो ये 5 चीजें बताई, तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए। जब तक आपको ये ध्यान नहीं रहेगा तो आप अपना काम कर ही नहीं पाएंगे भाई। ठीक है, तो अब आपका ध्यान रखेंगे। तो कहते हैं कि भाई इसके अंदर चेंजेज होना चाहिए। अब इनके बार इनकी जो बुक है ना, वो भी आप थोड़ा सा पूरा नाम ध्यान रखना है, तो पूरा नाम भी ध्यान रख सकते हैं। इनका पूरा नाम वैसे किताब का है द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर। मैंने पहले भी लिखाई है, 9 मार्क्स बाद पढ़ाया था, तो तब भी मैंने लिखाई थी, तो लेकिन अब आप लोग ध्यान तो देते नहीं है, तो इसके बाद फिर क्या है ना, समस्याएं आती हैं। तो आपको ये पूरी चीजें ध्यान रहनी चाहिए कि भाई ये किताब इन्होंने लिखी थी और इस किताब में इन्होंने ये काम किया था, और इस किताब में वो सब चीजें कहना चाहते हैं जो वो कह रहे थे। तो हेबर मास जो अपनी किताब की बारे कर रहे थे, तो आपको किताब ध्यान रहनी चाहिए, द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर। तो ये किताब है इनकी। तो किताब कई बार प्रकाशित हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो आप इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। अब और कौन कौन है समर्थक? अब 4 मैंने बता दिए, 5वां गटमैन का भी नाम ध्यान रखना। छठा जो है वो भी ध्यान रखना है, छठा क्या है? अगला थिंकर जो है वो भी गटमैन के अलावा थॉमसन है, थॉमसन भी ध्यान रखना भाई। अब इसकी समस्या क्या है, कमियां क्या हैं? कमियां ये हैं कि इसमें कहीं ना कहीं अमेरिकी लोकतंत्र को लोकतांत्रिक तत्व है, ये इसकी समस्या है। यानी कि कहीं ना कहीं सकारात्मक लोकतंत्र की बात नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो सामाजिक न्याय की उपेक्षा है, सामाजिक न्याय की उपेक्षा है। फिर भी महत्व क्या है? इसने शासन में जनता की सहभागिता को बढ़ावा दिया, ये इसका महत्व है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नरेंद्र जी धौलपुर से, हाँ बिल्कुल प्रणाम बेटा। और मैं आपके कमेंट भी देखता हूँ। सोनू यादव बेटा गुड मॉर्निंग। सर जी पेपर वाले ग्रुप में मुझे भी, बेटा आप ना व्हाट्सएप ग्रुप पे ये चैट करो ना, अपनी स्लिप भेज दो, मेरा बेटा 2 मिनट में कर लेगा। अभी भेज दो, वो आधे घंटे के अंदर देखो आपको रिजल्ट मिलेगा। मेरा बेटा व्हाट्सअप नंबर ना आपको याद नहीं है शायद, 9782084502 है ना। कोई भी बच्चा अगर ऐड नहीं है ग्रुप में तो वो मैसेज कर दे और अपनी स्लिप भेज दे, तो बेटा आधे घंटे के अंदर वो ऐड कर लेगा। अब व्हाट्सअप नंबर है ना 9782084502, वही वाला। बस इतना सा करना है बेटा, और कुछ भी नहीं करना है। अब मैं यहाँ से ऐड नहीं कर सकता, वो बच्चा बैठा हुआ है, वो अपने आप आपको ऐड कर देगा। ठीक है, तो आप भेजो तो सही ना एक बार, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब हम मैं छोटे छोटे थोड़े थोड़े से सिद्धांत और बता देता हूं, लोकतंत्र के कुछ छुटपुट सिद्धांत। लोकतंत्र के कुछ प्रमुख सिद्धांत, मैं इन पर भी चर्चा कर देता हूं। पहला है डिजिटल डेमोक्रेसी का सिद्धांत। दूसरा है शांति का सिद्धांत। तीसरा है डिमनिश डेमोक्रेसी का सिद्धांत।
अब यहाँ कोई ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले किया हुआ है। फिर भी जो भी एलिमेंट है ना वो मैं बता दूंगा। आपसे मेरा निवेदन है कि आप जो मैंने पुरानी बात बताई है उसको भी ध्यान रखें, और नहीं है याद तो कोई बात नहीं, आप में से किसी को याद नहीं है तो मैं फिर बता भी दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान तो रखेंगे ना। पहला जानते हैं डिजिटल डेमोक्रेसी का सिद्धांत क्या कहते हैं। आज कोई भी नेता है ना, डिजिटल उपकरणों का प्रयोग करके, डिजिटल उपकरण जानते हैं ना, फेसबुक वगैरह जो भी है डिजिटल उपकरण, यानी कि फेसबुक, यूट्यूब का प्रयोग करके नेता अपने प्रभाव में वृद्धि कर रहे हैं। तो वास्तव में देखा जाए कई लोग नेता ही नहीं है, बस मीडिया के माध्यम से नेता बन रहे हैं। कई लोग टीचर ही नहीं है, खाली बस यूट्यूबर टीचर ही है, उन्हें वास्तव में देखा जाए कुछ आता ही नहीं है। तो वही चीज है, वही बात ये कह रहा है। तो इसे कौन कौन देते हैं, बस वो आपको ध्यान रखना है कि इसको दिया था सिद्धांत को स्मिथ व ग्रे ने दिया था। किसने दिया था भाई? इसके जनक कौन है? स्मिथ व ग्रे। अब इसमें कोई दिक्कत है क्या? जनक पूछेगा क्या है पूछेगा तो बता देंगे ना भाई। तो छोटा सा तो है डिजिटल डेमोक्रेसी। दूसरा शांति का सिद्धांत है। शांति का सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई जाए, अधिक से अधिक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जाए, अधिक से अधिक देशों में। ठीक है ना? इसके समर्थक कौन है? कांट और डब्ल्यू डब्ल्यू डो। इसके समर्थक कौन है? जनक कौन है? लो भाई, इमनुअल कांट। कांट, एक तो कांट हो गई, एक डोव है। कौन है? डोव। वो भी आपको ध्यान रखना है कि डब्लू डोले कह सकते हैं, डब्लू डोले लिख लें। एक तो ये हो गया, दूसरा कौन है? डब्लू डोले। ये डब्लू वो डोले, लो भाई, डब्लू डोले डब्लू डोव। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके दो हैं। तीसरा है डिमनिश डेमोक्रेसी। डिमनिश डेमोक्रेसी जो सिद्धांत है ये थेडास्कोपोल ने दिया था। किसने दिया था? थेडास्कोपोल ने। जो नव संस्थागत दृष्टिकोण अपनाती हैं, कौन सा अपनाती हैं? नव संस्थागत। कौन सा अपनाती हैं? नव संस्थागत दृष्टिकोण अपनाती हैं। ये क्या कहती हैं? कहती हैं आज लोकतंत्र में प्रजातिवाद का प्रभाव बढ़ गया है और लोक लुभावनी राजनीति बढ़ गई है, इसलिए अमेरिकी लोकतंत्र निम्न श्रेणी का हो गया है। डिमिनिश डेमोक्रेसी, निम्न श्रेणी का लोकतंत्र। तो ये अमेरिकी लोकतंत्र का अध्ययन करती हैं। किसका अध्ययन करती हैं? अमेरिकी लोकतंत्र के बारे में कहती हैं। अमेरिकी लोकतंत्र में प्रजातिवाद व भौतिकवाद के कारण लोकतंत्र का स्तर गिर गया है। ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है, ये है डिमिनिश डेमोक्रेसी। तो ये तीन चीजें आपको पता रहनी चाहिए तो आप आसानी से कर देंगे। एक मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि अपने यहाँ बाल दिवस का ऑफर चल रहा है, वही कल कल तक है। तो आप लोगों से निवेदन है आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ें, तो आपकी क्लासें भी ज्यादा होंगी, क्योंकि बैच नया बनेगा तो वो क्लास आपको भी प्रसारित होगी। ये बात मान के चलिए, लाभ सबको है। मुझे लाभ ये है, मेरा नाम होगा, कुछ धन भी हो सकता है प्राप्त हो जाए, ठीक है, लेकिन आपको भी कोई नुकसान नहीं होगा। आपका क्या, एक नया बैच बनेगा, आपके बैच में कोई ऐड नहीं होगा। जो नया बच्चा कोर्स लेगा तो उसमें 17 नवंबर लिखा हुआ है, तो वो वहां ऐड होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर में होगा तो वो नया बैच बनेगा, नेट में होगा तो नया बैच बनेगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि आपकी क्लास की संख्या बढ़ जाएगी। ये मान के चलो तो आपका कोर्स भी जल्दी होगा, और साथ में वो तेज गति। अब बिना बच्चों की क्लास ज्यादा नहीं होती है, ये बात तो आप भी जानते हैं।
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। तो मेरा निवेदन है आपको सभी को एडवांस में, जो मेरी तरफ से हैप्पी चिल्ड्रन डे। भगवान आपको उन्नति, प्रगति, समृद्धि दे। और एक गुरु का ये कहना है कि आप 2-2 बच्चे सभी जोड़ें इस कोर्स के साथ, ताकि बच्चों में ज्ञान पॉलिटिकल साइंस का बढ़ सके और मेरा ज्ञान आप तक पहुंच सके। जो मैंने 28 सालों तक तपस्या की है, वो ज्ञान जो मेरे अंदर संचित है, जो अनुभव मेरे अंदर संचित है, वो इस जनता के काम तभी आ सकता है जब ऐप पर जुड़े। सो सर फ्री पढ़ा दीजिए। बेटा इतनी लंबी क्लासें फ्री नहीं होती, घंटा 2 घंटा हो जाती है। इससे ज्यादा क्लासें फ्री नहीं होती हैं। ये बात तो आप भी जानते, ना तो आप जुड़ेंगे ना मैं पढ़ा पाऊंगा। तो दोनों बातें होती हैं। जब आप 400-500 घंटे जब लाइव होंगे तो पता चलेगा आपके कितने घंटे लाइव हो गए। तो 400-500 साल भर में लाइव हो जाता है। तो 400-500 घंटे कैसे संभव है, आप ही बताइए। पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए आप अच्छे से बच्चों से जोड़ दीजिए। तो आप बस ये करिए, मेरी कृपा, भगवान की कृपा आप पर निश्चित रूप से बनेगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वो 1 महीने के लिए कोर्स उनको मिल रहा है एग्जाम टिल एग्जाम तक, और वो 1000 रुपए में मिल रहा है। तो वो लोग ज्वाइन कर लें उसको और तैयारी कर लें। फिर बाद में मैं अच्छा लगूं तो बाकी कोर्सों में कर लें। तो इस तरीके से ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ना आपका भी दायित्व बनता है। फिर कल मिलते हैं। हैप्पी चिल्ड्रन डे। और आप लोगों से निवेदन है कि आप जुड़ते रहें और क्वेश्चन पूछते रहे, और व्हाट्सएप पर जो भी मैंने पढ़ाया है उसको टेबल के रूप में देकर एक बार सेंड कर दें, तो आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।